दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि यूपीएससी के द्वारा एपीएफसी 2023 का क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि इस बार भी यूपीएससी एपीएफसी की वैकेंसी आई है जिसका पेपर जो है वो 30 तारीख को यूपीएससी की तरफ से एक टेंटेटिव डेट है, तय है कि इसी डेट पर होगा। जैसा भी रहेगा वो यूपीएससी की तरफ से आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो हम अपनी इस सीरीज में आज हम पहला 2023 का कर रहे हैं। इसी तरीके से जो भी पेपर यूपीएससी ने एपीएफसी ईओ एओ के कराए होंगे उनको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो पार्ट है उसमें इंग्लिश है। उसके बाद फिर पार्ट बी में आपके सभी जो भी उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट वगैरह होंगे उसमें पॉलिटी आपका, उसके बाद लेबर लॉ कॉम्प्लाइंसेस उसके क्वेश्चन वगैरह सब कुछ रहेंगे, मैथ वगैरह। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इनको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में देना है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का जो राइट आंसर है वो आपका ए है। उसके बाद तीसरे की बात करें तो तीसरे का जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, जब इनको आप इस तरीके के लगाओगे तो आपको ये सेंटेंस प्रॉपर सही से दिखेगा। ये इसका मतलब है। 4 क्वेश्चन तो आप इससे देख सकते हैं किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सेंटेंस को करेक्ट करने का मतलब एक सही ऑर्डर में लगाने का एक वो है। तो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि PSQR। तो आप इनको करके देखिएगा, इनको इस ऑर्डर में लगा के फिर सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको ये चीज़ समझ में आएंगी। 5 क्वेश्चन है, 5 का राइट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर ए है, SRQP। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये आपका इसमें है कि इसमें क्या है, गिवन बिलो 5 आइटम कंपेयरिंग सेंटेंस विच वर्ड हैज बीन अंडरलाइन, चूज द रिस्पॉन्स ABC, क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, मार्क रिस्पॉन्स द आंसर सीट अकॉर्डिंग। मतलब ये एक अंडरलाइन जो किया है इसमें बताना है कि ये चीज़ का मतलब क्या, यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है गलत है, किस तरीके की चीज़ें हैं वो बतानी है। तो 6 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका सी है। उसके बाद यहाँ पर इसकी बात करें, फिर 7 है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर बी है, इसका राइट आंसर बी है। उसके बाद यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। उसके बाद यहाँ पर 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन की बात करें तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है, उसका भी 10 का भी ए है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब ये पूरा एक पैराग्राफ टाइप का है, इसमें से जो भी आंसर होंगे वो बताने हैं। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे इन चीज़ों को बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, समय ज़्यादा लग जाएगा, तो आप इन चीज़ों को देख लेना। तो 11वें का जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर डी है। उसका 12 का जो राइट आंसर है वो आपका सी है। 12, उसके बाद 13वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर, 12 हो गया। उसके बाद 13 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर भी यहाँ पर ए है, यानी कि राइट आंसर इसका ए है। यदि हम आगे चलें 14 क्वेश्चन, तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका सी है। आप इन चीज़ों को एक बार अच्छे से देख भी लेना किस तरीके से है। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा ए है। उसके बाद 15 के बाद हम चलते हैं 16 क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका डी है। और 16 के बाद हम 17 की बात करते हैं, तो 17 का जो राइट आंसर है वो आपका बी है। उसके बाद अगले में चलते हैं, यानी कि 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका बी है, ये राइट आंसर भी आपका बी है। फिर 19 में चलते हैं, फिर 19 का जो राइट आंसर है वो आपका सी है। उसके बाद 20 क्वेश्चन देखते हैं, 20 का राइट आंसर भी आपका ए है। फिर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट जो है भाग बी हमारा आ जाता है। तो ये आपके इसमें आपके जो भी जनरल अवेयरनेस है, जो भी इससे रिलेटेड पॉलिटी वगैरह सब चीज़ों के यहाँ पर क्वेश्चन है, इनको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर
21 से हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो 21 का जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर वो ए है, यानी कि ये कह रहा है 19वीं 20वीं शताब्दी के पुरातत्वविदों के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा एक सही नहीं है। देखो, जो सही नहीं है वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिर्देशक एलेक्जेंडर कनिंघम का मत था कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता के उद्भव से शुरू हुआ। जॉन मार्शल ने आमतौर पर नियमित समतल इकाइयों के साथ साथ उत्खनन की पद्धति अपनाई और स्थल का स्तर विन्यास की उपेक्षा की। एक सही नहीं है, यानी नहीं है की बात कर रहा था। तो यहाँ पर दूसरा है IEM व्हीलर ने समतल रेखाओं के साथ खुदाई करने के स्थान पर टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करने की आवश्यकता को सबसे पहले पहचाना। आमलन घोष ने पूर्ण हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के बीच समानताओं को पहचान करने वाली पहली व्यक्ति थे। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है वो यहाँ पर ए है, यानी कि ये जो भारतीय पुरातत्व एलेक्जेंडर कनिंघम का जो मत था वो गलत है यहाँ पर। उसके बाद हम चलते हैं 21, उसके बाद फिर 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका 6ठी और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर सी, यानी कि सी इसका राइट आंसर है, कृषि की उपज वाला क्षेत्र, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर है 23 क्वेश्चन। एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 23 का सी, यानी कि 23 का जो सी है वो है, यानी कि जो आपका देखो, यह मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी में शिलाओं में उत्कीर्णन से कर बनाया गया था। ये इसका राइट आंसर है, मतलब ये सही बात है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये भी बिल्कुल सही है। इस मंदिर का ऊपरी ढांचा नागर शैली से मिलता जुलता है, ये गलत है। नागर शैली नहीं है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है ये। इस मंदिर में शैव और वैष्णव दोनों ही मूर्ति शिल्प मिलते हैं, ये भी सही है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। यह मंदिर द्रविड़ शैली का बना हुआ है, नागर शैली का बना नहीं है। तो आपने ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 24 क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय मृद्भांड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। उत्तरी कृष्ण उपयुक्त मृद्भांड NBPW उस प्रकार के मृद्भांड की निर्दिष्ट करता है जो 600 ईसा पूर्व के भारत पुरातत्व स्थलों से मिलते हैं। चित्रित धूसर मृद्भांड PGW उस प्रकार के मृद्भांड को निर्दिष्ट करता है जो संगम काल के आसपास दक्षिण भारत के बड़े भूभाग में मिलते हैं। गौरिक मृद्भांड OCP स्थल केवल दक्षिण भारत में अवस्थित हैं। कृष्ण या लाल मृद्भांड BRW नवपाषाण स्थलों में कभी नहीं मिलते हैं। तो 24 का जो राइट आंसर है वहाँ यहाँ पर वो ए है, यानी कि ये कथन सही है कि उत्तरी कृष्ण उपयुक्त मृद्भांड NBPW उस प्रकार के मृद्भांड को निर्देशित नहीं है जो 600 ईसा पूर्व के भारत के पुरातत्व स्थलों से मिलते हैं। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, ये इंग्लिश है, इसका इंग्लिश वर्जन आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि 25 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। देखो यहाँ पर ये है सम्रागाण सूत्रधार प्राचीन भारतीय वास्तुकला विषयक वैज्ञानिक ग्रंथ है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हार्मिक एक मंदिर वास्तुकला शैली जिसका उद्भव चोल राजाओं के अधीन हुआ है, यानी कि ये यहाँ पर ये गलत, ये युग्म गलत है और यही इसका राइट आंसर भी है। विमान जो है वो द्रविड़ शैली के मंदिरों का एक असाधारण लक्षण है, ये भी ठीक है। कूटागार नुकीली छत वाली एक कुटी जहाँ यात्री भिक्षु ठहरा करते थे, ये कूटागार शाला कहते हैं, ये भी सही है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है। जो हार्मिका है वो एक गलत युग्म है, एक मंदिर वास्तुशैली जिसका उद्भव चोल राजाओं के अधीन हुआ था, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बाकी ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 26 देखते हैं। कर्मचारी
प्रतिकर अधिनियम 1923 के उपबंधों के अधीन निर्देश तिथि से किस विहित समय सीमा के अंदर आयुक्त कमिश्नर को प्रतिकर से संबंधित मामले को निपटान कर कर्मचारी को निर्णय से अवगत कराना अपेक्षित है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है आपका 26 का, वो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी है। इनकी 3 महीने के अंदर ये जो भी निर्णय, जो भी चीज़ें होती हैं, जो हमारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम है, यदि हम इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देखें यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये 26 का क्या है, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट एंड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉइज Compensation Act 1923 from the date of reference within which the Commissioner is required to dispose of the matter relating to compensation and intimate the decision to the employee। यानी कि जो भी compensation वगैरह है उससे रिलेटेड आपको ये चीज़ें तीन महीने के अंदर ये चीज़ करनी होगी। ये हमारा लेबर लॉ कॉम्प्लाइंस से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर 3 माह से 26 का आंसर। अब हम इसमें देखते हैं 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, शक्ति की सहायता के बिना चलने वाली सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के अधीन पंजीकृत किसी स्थापना द्वारा नियुक्त कर्मचारी की न्यूनतम संख्या क्या है जो उस स्थापन के कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952 की परिधि के अंदर आने के लिए अपेक्षित किया गया है। तो 27 का जो वो है उसमें कितने होने चाहिए, जो शक्ति की सहायता, यानी कि इसके यदि हम इंग्लिश वर्जन देखें 27 का, तो 27 में कह रखा है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय एन एस्टेब्लिशमेंट फंक्शनिंग विदाउट द एड ऑफ पावर एंड रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 दैट्स ऑल रिक्वायर्ड टू कम विद इन द प्रीव्यू ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। तो इसका यहाँ पर साफ साफ कहने का मतलब ये है कि जिस कंपनी में जो कंपनी शक्ति की सहायता, यानी कि जहाँ पर पावर वगैरह जो मशीन वगैरह हैं वो पावर वगैरह की सहायता से चल रहे हैं, जो कि सोसाइटी एक्ट 1912 के अधीन पंजीकृत है, और आपका जो भी ये हमारा ये प्रोविडेंट फंड है 1952 के इसमें है, तो इसमें न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या कितने में ये चीज़ लागू होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 50 कर्मी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका 28 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, यानी कि ESIC की बात कर रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1939 के अधीन असक्ता से संबंधित कोई पर्सन निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी द्वारा अवधारण किया जाएगा। तो इसका थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। 28 एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिसप्लेसमेंट शैल बी डिटरमाइंड बाय विच one of the following authorities under the Employees State Insurance Act 1948। तो कहने का मतलब इसका ये है कि यदि जो हमारे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है उससे 1939 के अधीन यदि किसी के अंदर डिसेबिलिटी वगैरह कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो उसको कौन सा प्राधिकारी अवधारणा किया जाएगा। तो 28 का जो राइट आंसर है वो आपका सी है, यानी कि चिकित्सा बोर्ड इस चीज़ को, 28 का जो सी है यानी कि चिकित्सा बोर्ड, या इसको हम मेडिकल बोर्ड वगैरह जो भी कह रहे हैं, तो इसके पास वो प्राधिकारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 29 कितनी प्रतिकर राशि उस कर्मचारी को भुगतान की जाएगी जो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के उपबंधों के अधीन क्षति के परिणाम स्वरूप स्थायी रूप से पूर्ण अशक्त हो गया हो। संकेत आहरित मासिक मजदूरी यदि 22,500 थी, सुसंगत गुणांक 159.80 है। थोड़ा सा इसका हम इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। What is the amount of compensation that is to be paid to an employee who is totally and permanently disabled as a result from injury under the provision of the Employees Compensation Act 1923? Hence, monthly wage drawn were 22,500 and relevant factor is 159.80। तो इसका यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो हमारा 29 क्वेश्चन है कि कोई जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय है, वो मतलब कंपनी वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में काम करने के दौरान परमानेंट उसकी डिसेबिलिटी हो गई है, तो जो आपका जो कर्मचारी जो वो है एम्प्लॉय
अधिनियम है एक्ट 1923 के अंतर्गत यदि उसकी सैलरी जो है उसकी मासिक मजदूरी 22,500 रुपये है और यदि हम सुसंगत उसके फैक्टर की बात करें तो 159.80 है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि उसके जो बनेगी, मतलब उसका जो अमाउंट बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा, तो यानी कि हम इसको एक हमारे पास फॉर्मूला होता है 0.6, यानी कि हम इसको कर लेते हैं 22,500 उसका जो वेज है वो कर लेते हैं, और जो हमारा फैक्टर हमने एक गुणांक डिसाइड करा है कितने डिसेबिलिटी का उसको वो है, यानी कि वो है 159.80, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर अमाउंट वो बनता है वो अमाउंट बनेगा आपका 29 का, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी है, यानी कि 21,57,300 रुपये उसको आपका बनेगा यदि उसकी 22,500 रुपये है, यदि उसका फैक्टर इस तरीके के आएगा तो। अब चलते हैं 30वें क्वेश्चन में, किसी स्थापन में न्यूनतम कितने कर्मचारी कार्यरत होने अपेक्षित हैं ताकि नियोक्ता स्थापन के बहुसंख्यक कर्मचारी के प्राधिकार से केंद्र सरकार को इस आशय का आवेदन कर सके कि उस नियोक्ता को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन कर्मचारी के लिए पृथक भविष्य निधि लेखा सृजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर है इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लें एक बार, क्या है ये, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू बी वर्किंग इन एस्टेब्लिशमेंट सो दैट द एम्प्लॉयर विद द authorization of the majority of the employees of the establishment may apply to the central government to authorize to employer to create a separate provident fund account for the employees under the employees provident fund एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1952। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि कोई उसमें न्यूनतम कितने कर्मचारी होने चाहिए जिससे कि जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके लिए एक अलग से मतलब एक अथॉरिटी के रूप में काम करे और उसका जो भी एक प्रोविडेंट फंड वगैरह का है उसका पूरा चीज़ एक अलग से उसको रिकॉर्ड करे, तो उसके लिए कितने कर्मचारी होने आवश्यक हैं, तो इसका राइट आंसर है 500 यदि कर्मचारी कहीं पर होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी प्रोविडेंट फंड मिसलिनियस एक्ट 1952 है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या होगा, उसके लिए एक अलग से अथॉरिटी और अलग से चीज़ें एक बन जाएंगी, यानी कि अलग से अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जिससे कि वो अकाउंट केवल जहाँ पर 500 लोग होते हैं तो वहाँ पर वो उस चीज़ की अथॉरिटी वही वहाँ पर सब चीज़ों को देखेगी, यानी कि अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था। अब चलते हैं 31 क्वेश्चन में, भारत में बनाए गए केंद्रीय कामगार ट्रेड यूनियन महासंघ नीचे उल्लेखित है जो बनाई गई हैं। देखो, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, स्वरोजगार महिला संघ SEWA, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस UTUC, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU, भारतीय मजदूर संघ यानी कि BMS। तो अब यहाँ पर बताना है कि इसका जो क्रम है वो कैसा है, यानी कि क्रम के अनुसार हम यहाँ पर देखें तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो A हो जाता है, यानी कि क्रम क्या है 2, यानी कि पहला आपका ये है 2 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 3 है, यानी कि 2 1 4 6 5 3, यानी कि सबसे पहले आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, फिर आपका इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, फिर आपका यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, फिर आपका भारतीय मजदूर संघ BMS है, फिर आपका सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन 5वां वाला है, फिर तीसरा है आपका स्वरोजगार महिला संघ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाता है। ये ट्रेड यूनियनों का महासंघ है जिनको हमने एक ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। 32वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अंगीकृत निम्नलिखित प्रमुख कन्वेंशनों में किसकी भारत ने पुष्टि नहीं की है, यानी कि 32 का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, जैसे बाल श्रम कन्वेंशन संख्या 29, समान प्रश्रमिक कन्वेंशन संख्या 100, संघ बनाने की स्वतंत्रता सम्मेलन आयोजित करने का अधिकार संरक्षण कन्वेंशन 87, भेदभाव नियुक्ति और व्यवसाय कन्वेंशन यानी
संपुष्टि नहीं की है, किसकी भारत ने संपुष्टि नहीं की है बताना है। तो इसका जो 32 का जो राइट आंसर है वो आपका सी है, इसकी पुष्टि भारत ने नहीं की है। अब यदि हम यहाँ पर देखें 33वां, मान लीजिए 5 ट्रेड यूनियन नामक ए बी सी डी और ई किसी स्थापना में जिसमें वर्तमान में 1100 कामगार नियुक्त हैं कार्यरत हैं, प्रत्येक यूनियन की सदस्यता संख्या बल नीचे दिए गए अनुसार में। तो यहाँ पर बताना है 33 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 33 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी रहेगा। क्या रहेगा? सी रहेगा। यानी कि सी का मतलब क्या है? केवल यूनियन बी और सी डी। यूनियन बी 370, यूनियन सी 110, यूनियन डी 275। यानी कि यूनियन ए जो है, जो यूनियन ए है और जो आपका यूनियन ई है, यानी कि बी सी डी रहेंगे, यूनियन ई और यूनियन ए नहीं होंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि 1100 कामगार नियुक्त हैं कार्य, प्रत्येक यूनियन की सदस्यता संख्या बल नीचे बताना है। यदि वहाँ पर 1100 लोग काम करते हैं तो यदि यूनियन बनेगी तो उसके लिए कितने संख्या बल होना चाहिए? बी के हिसाब से 370 हो चलेगा, सी में 110 चलेगा, यूनियन डी में 275 चलेंगे। यदि 3 यूनियन है ए बी सी, तो बी में 370 है तब भी ठीक है, सी में 110 है ठीक है, डी में 275 है तब भी ठीक है। लेकिन ए में जैसे 100 है, 100 नहीं होंगे, यूनियन ई में 80 है तो ये भी नहीं होगा। तो ये इसका राइट आंसर हमने बता दिया था कि जो आपका 33 है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। अब बात चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। चौंतीस, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अधीन कामगारों के ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण। यानी कि अब क्या है कि जो 34 है इसका जो राइट आंसर है वो है ये ए है। यानी कि पंजीकरण जो है वो वैकल्पिक है, यानी कि अनिवार्य नहीं है। ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण गैर सार्वजनिक सुविधा सेवा स्थापनाओं में कार्यरत कामगारों के लिए वैकल्पिक है, सार्वजनिक सुविधा सेवा स्थापनाओं में कार्यरत कामगारों के लिए अनिवार्य है। यानी कि इसमें ट्रेड यूनियनों का, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अधीन कामगारों के ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण एक ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद अगला चलते हैं आगे की ओर। 35वां क्वेश्चन है, कामगारों का हड़ताल का आशय लेने का अधिकार है। जो यहाँ पर 35 का राइट आंसर है वो आपका है 35 का सी है यहाँ पर राइट आंसर। यानी कि निर्णय विधि कॉमन लॉ अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। आपको बताएं जो भी मूल अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट वगैरह की बात करें तो संविधान में इस तरीके की चीज़ें नहीं है। हाँ ठीक है, कॉमन लॉ के अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार भी ऐसा नहीं है, साम्यपूर्ण अधिकार भी ऐसा नहीं है, लेकिन ये निर्णय विधि कॉमन लॉ अधिकार है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की जीवाएं पी क्यू आर एस है। मान लीजिए पी क्यू और आर एस का प्रतिच्छेदन बिंदु ए है, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल से रिलेटेड है, हम सीधे इसके आंसर की बात करेंगे। तो 36 का जो राइट आंसर है वो आपका बी है, यानी कि केवल 2 है। यदि ए और ओ संपाती नहीं है तो जीवाओं द्वारा बने वृत्त के चारों भागों में से 2 भागों का क्षेत्रफल सदैव समान होगा। उसके बाद 37, ये भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ये आपको करने पड़ेंगे चीज़ें। यदि पी क्यू आर एस टी 5 मित्र हैं, पी क्यू आर एस के भारों का माध्य 50 kg है और जबकि क्यू आर एस और टी के भारों का माध्य 50 kg है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 37 का भी राइट आंसर जो है वो आपका सी होगा कि 1 और 2 दोनों सही हैं। यानी कि टी का भार भी 50 kg होगा, पी और टी के भार समान हैं, ये भी सही है क्योंकि दोनों हर किसी का माध्य जो है वो 50 kg है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखते हैं 38 को। ये इसमें लिखा है कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी और एस पड़ोसी हैं, क्यू और यू दोनों का पड़ोसी है डब्ल्यू है, क्यू और यू दोनों का पड़ोसी डब्ल्यू है, आर और वी का पड़ोसी टी है। यदि पी और वी के बीच 4 व्यक्ति हैं तो पी और आर के बीच कितने व्यक्ति होंगे? ये थोड़ा सा सॉल्व आउट करना पड़ेगा, मैं अभी केवल इनका आंसर बता दे रहा हूँ। तो 38 का राइट आंसर भी आपका बी है, आप इसको करके देखिएगा। यदि कोई दिक्कत वगैरह आए तो कमेंट में बताइएगा, फिर इन चीज़ों का सॉल्यूशन वगैरह एक डिस्क्रिप्शन तरीके से बनाएंगे हम। 39, किसी मीनार के शिखर का 10 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष तल से उन्नयन कोण
क्रमशः 30 और 45 है। भवन के शीर्ष से मीनार की ऊंचाई मीटर में लगभग दिया है। √3 का मान हम यहाँ पर 1.73 ले सकते हैं। तो 39 भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इसको आपको करना पड़ेगा। तो अभी की फिलहाल मैं कंडीशन के हिसाब से बता दूं कि इसका राइट आंसर आपका 39 का सी है। 13.65 आप करके देखिएगा, आंसर ये आए तो आपका सही है। उसके बाद 40 क्वेश्चन है। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं ABCD। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक है। कोई अभ्यर्थी प्रश्न संख्या 1 से शुरू कर पैटर्न ABCD में टिक करना तय करता है। इसी क्रम में अंत तक यदि प्रत्येक प्रश्न विकल्प में C सही उत्तर है तो उस अभ्यर्थी का कुल प्राप्तांक क्या है। तो आप इसको करिएगा, केवल C है यानी कि C सही है। और यदि हम थोड़ा सा यहाँ पर अपना वो करें तो 1 C है, 2 C है, यानी कि 3 C है। ऐसे करके उसने मतलब 50 क्वेश्चन है, ये सीरीज आगे को चलते रह रही है। अभी कितनों का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 1 के 4 हैं ABCD फिर ABCD, यानी कि 1 2 3 क्वेश्चनों के जवाब है। इसी पैटर्न में आपको 50 क्वेश्चनों का करना है। तो आपको टिक करना था। इसी क्रम में अंत तक यदि प्रश्न का विकल्प C सही उत्तर हो तो उस अभ्यर्थी के कुल कितने नंबर आएंगे। तो आप इसको कर सकते हैं। तो 40 का जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर C हो जाएगा, यानी कि 10 होंगे। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं 41। आग से मशीनरी के पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण प्राप्त बीमा दावा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर A है, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति है ये। यानी कि कोई मशीनरी वगैरह क्षतिग्रस्त हो जाती है तो बीमा दावा क्या होगा, जो पूंजीगत प्राप्ति है। और पूंजीगत को हम इंग्लिश की बात करें तो 41 को क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 41 का क्या है, ये आपका A क्वेश्चन है। उसके बाद है 42। लेखाकरण मानक 1 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मूल लेखाकरण मान्यता है। यानी कि 42 का जो राइट आंसर है वो आपका A है, सतत व्यापार, समरूपता, प्रोद्भवन। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 43 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि शेष परीक्षण ट्रायल बैलेंस द्वारा संसूचित नहीं होती है। तो 43 का C है। 43 का C क्या है, सिद्धांत त्रुटि ट्रायल बैलेंस पकड़े नहीं, यानी कि C का मतलब आपका 43 का C है। एक अस्थायी सेट के स्थायी भवन मरम्मत और रखरखाव व्यापार वगैरह को दर्ज कर लिया गया है, यानी कि ये एक प्रकार से क्या है, शेष परीक्षण ट्रायल बैलेंस के लिए है, यानी कि एक इसका राइट आंसर C है आपका यहाँ पर। तो यदि हम 44 क्वेश्चन की ओर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो 44 का जो राइट आंसर है वो आपका D है, यानी कि प्रावधान लाभ के विरुद्ध प्रभार है, यानी कि जो प्रोविजन है वो लाभ पर प्रभार है, यानी कि इसका राइट आंसर ये है। क्योंकि जो एक मतलब ऑप्शन है, पूंजी आरक्षित निधियों सामान्यतः मुक्त या वितरणीय लाभों में से सृजित होती है। लाभांश समकारी आरक्षित निधि सामान्य आरक्षित निधि का एक उदाहरण है। सामान्य आरक्षित निधि का केवल किन्हीं विशेष प्रयोजनों के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 44 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम अपने पार्ट 2 में देखेंगे। ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर UPSC APFC 2023 का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।